हाय ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के लिए आज की जो न्यूज़ डेली है फॉर 3 फरवरी 2026 उसको डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ क्या कह रही है? फंडिंग फ्रेमवर्क एसेंशियल टू इंश्योर यूपीआई रिमेन्स अ फ्री सर्विस। तो अब कहने का यहाँ पर मतलब है कि यूपीआई को चलाने के लिए सरकार को बहुत पैसा लग रहा है। ठीक है, तो अब आपको पहले यूपीआई को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आपको एक दो पॉइंटर्स बताना चाहती हूँ कि यूपीआई जो है जिसको एनपीसीआई कवर कर रही है या एनपीसीआई के थ्रू ही इसको चलाया जाता है। तो जब भी आप देखोगे यूपीआई की पेमेंट कर रहे होते हो तो उस पर एनपीसीआई लिख कर आता है। ठीक है, तो एनपीसीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आपका यूपीआई हो गया। एनपीसीआई के अंडर इसको बनाया जाता है। अब एनपीसीआई एक ऐसी एसोसिएशन है जिसको बनाने के लिए आरबीआई और जितने भी ऑल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन है, ठीक है, इन्होंने दोनों ने मिलकर इसको एनपीसीआई को बनाया था। अब ये एनपीसीआई का काम क्या है? पहली चीज, इसको कंपनीज एक्ट के अंडर बनाया गया। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर इसको बनाया गया और इसको बनाया गया एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। अब इससे मतलब क्या है? मतलब यही है कि ये जो कंपनी है एनपीसीआई, जो कंपनीज एक्ट के अंडर बनाई गई है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है कि ये खुद के लिए प्रॉफिट नहीं कर रही है। जैसे कि आप बोलते हैं ना चैरिटेबल कॉन्सिक्वेंसेज या चैरिटेबल केसेस के लिए जब हम कोई कंपनी बना रहे होते हैं ना, एनजीओ काइंड ऑफ, है ना। बट ये प्रॉपर एनजीओ नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो कि स्टैब्लिश की गई है जो कि प्रॉफिट अभी नहीं कमाएगी। अभी क्या प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं। ठीक है, बट इनका मेजर रोल यहाँ पर क्या है? सिंस इनको बैंकिंग एसोसिएशन एंड आरबीआई के द्वारा बनाया गया था कि ये यूपीआई पेमेंट्स को सोलली हैंडल करेंगे। अब इसमें बेस्ट एग्जाम्पल यही है, सपोज कीजिए मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूं फॉर एग्जांपल, है ना। अब मैं अपने अंडर अपने मैनेजर को यहां पर रखती हूं। अब मैं मैनेजर को ये बोलूंगी मेरे तक सिर्फ ये क्वेरीज आनी चाहिए, बट उसके अलावा कोई इशू अगर होता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैनेजर का क्या रोल बन जाता है कि वो सारा का सारा यूपीआई से रिलेटेड इश्यूज देखेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए बैठी हूँ। तो इसी तरीके से आरबीआई और जो बैंक्स हैं वो एनपीसीआई को यहाँ पर रेगुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूपीआई पेमेंट्स। ठीक है, तो अब यूपीआई की फ्रेमिंग को या फंडिंग को, अगर आप कह सकते हो यूपीआई को चलाना है तो सरकार को फंडिंग फ्रेमवर्क को अपना रखना ही पड़ेगा। मतलब सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। अदरवाइज जो यूपीआई सरकार का एक मेजर ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल कंट्रीज में 9 से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है एज अ मोड ऑफ पेमेंट। तो आप उन कंट्रीज में अगर ट्रैवल भी करते हो तो वहां पर आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, वो करेंसी चेंज करके आप पेमेंट कर पाओगे। सो इसीलिए अब सरकार नहीं चाहती कि वो यूपीआई का जो प्लेटफॉर्म है वो फेल हो। बट अगर वो फेल नहीं होगा तो उसके लिए हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फंडिंग फ्रेमवर्क चलता ही रहना चाहिए। प्लस विद इन इंडिया अगर उस यूज की बात करते हैं हम, तो उसके लिए भी यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि मर्चेंट्स, जैसे मर्चेंट्स क्या होते हैं, कोई भी शॉपकीपर होता है ना, उनका मर्चेंट यूपीआई एक्सेस अकाउंट अलग से बनता है। तो जो मर्चेंट्स हैं वो भी अगर अपनी शॉप पे यूपीआई अगर सरकार को चाहिए कि वो यूज करें ताकि हर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल फॉर्म में हो सके एंड कैश एज अ करेंसी वापस से ज्यादा प्रचलन में ना आए, तो मर्चेंट्स के लिए स्पेसिफिकली यूपीआई आपको फ्री रखना जरूरी है। अदरवाइज अगर मर्चेंट्स को पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ने लग गई, जैसे कार्ड्स के लिए होती है ना, कोई भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है तो 2% अलग से उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपको क्या बोलता है मर्चेंट, कोई दुकान वाला, कि आप एक काम कीजिए, या तो कैश कर दीजिए या यूपीआई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो फ्री है अभी, है ना। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए सरकार को फंडिंग को अभी रखना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, कि अभी के केस में या आगे भी आते हुए आने वाले टाइम में 10-12 साल तक यूपीआई को आप फ्री ही रखना पड़ेगा आपको। आप किसी तरीके की पेमेंट जो है लिवाय नहीं कर सकते हो। ये न्यूज आपको ये कहती है। देन एक्सपायरी ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी अलार्मिंग। अब न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी क्या है? इसको हम, एक तो हमारे पास आती है स्टार्ट ट्रीटी, ठीक है, एक आती है हमारे पास न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, ये दो ट्रीटीज हैं और ये दोनों एक तरह से ट्रीटीज किसके द्वारा साइन की गई थी? दोनों ही यूएसए और, पहली वाली जो ट्रीटी है स्टार्ट ट्रीटी यूएसए प्लस यूएसएसआर के द्वारा, जो कि अर्स्ट वाइल जिसको रशिया भी हम बोलते हैं, एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी सोनली यूएसए और रशिया के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट ट्रीटी की बात करते हैं तो ये 1991 के अंदर साइन की गई थी, बट इट केम इनटू पिक्चर इन 1992। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ये 2010 के अंदर साइन हुई थी एंड ये 2026 के अंदर अभी नेक्स्ट वीक में, फरवरी के अभी नेक्स्ट वीक में थर्सडे या फ्राइडे को, मतलब 7 तारीख के आसपास, मैक्सिमम 6 या 5 तारीख के आसपास ये एक्सपायर होने वाली है। तो अब इन दोनों ट्रीटीज का बेसिकली मतलब क्या था कि ये दोनों ऐसे नेशंस हैं जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स या वॉरहेड्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों का ही आपस में एक दूसरे को लेकर प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट था कि इसे यूज नहीं करेंगे या पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे, क्योंकि हम दोनों सबसे मेजर ऐसे नेशंस हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्स हैं कि अगर हम भी किसी वॉर में इन्वॉल्व होते हैं या एक दूसरे पे हम अटैक करते हैं तो वो क्या होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह ही कहलाएगा एंड दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो एक दोनों कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पे। तो उसी ट्रीटी को लेकर अब बोला जा रहा है कि जो 2010 की न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो एक्सपायर होने वाली है, तो उसके रिन्यूअल के प्रोसेस के लिए अभी ना यूएसए इंटरेस्टेड नजर
आ रहा है, ना ही रशिया नजर आ रहा है इंटरेस्टेड। तो अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकता है कि अब दोनों का अगर नेगोशिएशन या जो ट्रीटी है वो खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, एंड कोई भी ऐसे ग्लोबल पीस को स्टैब्लिश करने के लिए मेजर नेशंस जो हैं एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, तो मे भी आप कह सकते हो कि लड़ाई होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अब आपको याद होगा हमने 2 या 3 दिन पहले डूम्सडे क्लॉक के बारे में डिस्कस किया था, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा प्रिपेयर की गई हर साल एक रिपोर्ट होती है। याद है मैंने उसमें बोला था कि 85 सेकेंड्स तक वो आ चुका है, ठीक है। तो मतलब रिसर्चर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के यही बोला था कि हम लड़ाई की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं, कि लास्ट ईयर जो 85 सेकंड से कम पे था ये, तब हमने आपको ये बोला था कि आपको पीस यानी कि अमन शांति को एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। बट उसके बाद भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज इतने ज्यादा हो गए कि अब जो 85 सेकंड तक ये जो डूम्सडे क्लॉक है वो पहुंच चुकी है। एंड न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर एक्सपायर हो जाती है, कोई नई ट्रीटी पिक्चर में नहीं आती है रशिया और यूएसए के बीच में, तो अब क्या होगा, लड़ाई के लिए ये डूम्सडे क्लॉक जो है टुवर्ड्स 100 वापस शुरू हो जाएगी, मतलब लड़ाई होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपको ये ट्रीटी यही चीज बताती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए स्टार्ट ट्रीटी कब हुई थी, 1991 के अंदर, एंड एस्टैब्लिश हुई 1992 के अंदर। उसके पीछे की भी वैसे मैं एडिशनल आपको एक स्टोरी बता देती हूँ कि यूएसए एंड यूएसएसआर ये 2 नेशंस हैं, कोल्ड वॉर चल रही थी। अब 1991 के अंदर जो कोल्ड वॉर है ये आपको पॉलिटी डोमेन वालों का हेल्प करेगा, ठीक है, कि 1991 के अंदर हमारी कोल्ड वॉर खत्म होती है यूएसए एंड रशिया के बीच में, रशिया भी क्या यूएसएसआर के बीच में, एंड यूएसएसआर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू मेजर 4 कंट्रीज, ठीक है, जिसके अंदर अब आप देखोगे कि रशिया तो था ही, एंड यूक्रेन भी था, ठीक है, एंड मल्टीपल 2 नेशंस और थे, ठीक है। तो अब ये चारों नेशंस जो है, अब आप देखो 1991 में अगर उनका यूएसए के साथ यहाँ पर लड़ाई, मतलब एक तरह से ये ट्रीटमेंट साइन हो जाता है, एंड उसके बाद आपकी कंट्री जो है वो डिफरेंट टुकड़ों में टूट गई, है ना। तो अब रशिया के ऊपर ये ट्रीटी बाइंडिंग रहेगी, नई कंट्री जो रशिया बनी है, ठीक है, बाकी कंट्रीज को तोड़ने के बाद रशिया के साथ ही न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो अब साथ में रहेगी। अब इसी कंट्री के साथ साथ यहाँ पर ना एक बेलारूस करके नेशन भी है, ठीक है, रशिया देन यूक्रेन देन बेलारूस करके नेशन भी है। तो ये चारों के चारों नेशंस है तो एथिसिनिटी से सेम, या इनका कल्चर भी सेम है, या उस टाइम पे जो कंट्री है जब टूटी यूएसएसआर, अभी वहां पर प्रो रशियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होने के चांसेस ज्यादा थे। तो अब अमेरिका को लगा कि ये तो हमारी ट्रीटी में रशिया ने लूप होल निकाल दिया है कि अब सिर्फ रशिया बाउंड रहेगा, वेराज जब हम यूक्रेन एंड बेलारूस की बात करते हैं इनके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड द 4th कंट्री मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज जो है इन चारों के पास ही अब न्यूक्लियर वॉरहेड्स रहेंगे, तो अब हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। तो अब उस टाइम पे 1992 में फाइनली एक ट्रीटी ऑफ लेबनान साइन हुई थी, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लेबनान जब साइन हुई उसके बाद रशिया के साथ साथ ये 4 नेशंस, जो टोटल 4 नेशंस इंक्लूडिंग रशिया प्लस यूएसए के बीच में जो ये स्टार्ट ट्रीटी 1992 की फाइनली केम इनटू पिक्चर। तो ये पूरी की पूरी आपकी कहानी है। देन यूएस टैरिफ ऑन इंडिया कट टू 18% सेज मोदी, ठीक है, एंड ट्रम्प ऑल्सो। तो अब हमारे ऊपर टोटल आप देखो कि 25% टैरिफ तो अब इंपोर्ट ड्यूटी का लगता ही था इंडिया के ऊपर, एंड अब क्या हुआ था कि रशिया के साथ हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे तो 25% एडिशनल हमारे ऊपर लगाया गया था, तो टोटली 50% इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए गए इंडिया के ऊपर। अब आप देखिए कि जो पेनल्टी लगाई गई थी वो 25% से कम करके 18% तो कर दी गई है, बट देयर इज ऑल्सो अ कैच इसमें क्या है कि अब यूएस से ये डिमांड कर रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी के लिए कट जो इंडिया के अंदर यूएसए से सामान आता है वो आप जो इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, उसको आप बैक टू 0% ही करेंगे। ये यहाँ पर सामने चीज रखी गई है। तो मतलब आप किस कॉस्ट पे जाकर वो टैरिफ्स को कम करा रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अब इसके अलावा इस न्यूज़ के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, नॉट फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो भी यूएस ही गए हुए हैं, ठीक है, किस मीटिंग के लिए, एक स्पेसिफिक मीटिंग के लिए, दैट इज द क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल मीट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन मिनिस्टीरियल मीट के अंदर जो नेशंस हैं, ठीक है, जो कि अब आप कह सकते हो कि यूएसए के साथ जो नेशंस हैं प्लस जो इनवाइटेड नेशंस हैं वो किसके ऊपर, क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर यहाँ पर मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना के पास, मैंने आपको कल भी बताया था, क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो मिनरल्स हैं मैक्सिमम जो आप कह सकते हो सप्लाई चेन किसके कंट्रोल में है, चाइना के कंट्रोल में है। तो उनको यहाँ पर अब आप कह सकते हो चाइना को टैकल करने के लिए यहाँ पर इंडिया की सपोर्ट यूएसए को कहीं ना कहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया के नेबरहुड में ही है, प्लस इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की भरमार हमारे पास अभी भी है। तो इंडिया की सपोर्ट यूएसए को अभी कहीं ना कहीं चाहिए होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। देन हिमाचल की गवर्नमेंट जो है उन्होंने गोल सेट कर लिया है कि वो अपना फॉरेस्ट कवर स्टेट का 31% तक लेकर जाना चाहते हैं बाय 2030। अभी क्या है, अब 29.5% जो है इनके फॉरेस्ट कवर है हिमाचल के अंदर। तो अब सरकार ये प्लान कर रही है तो किस तरीके से कि हम एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को साथ साथ रखें, कि एनवायरमेंट को ध्यान में ज़्यादा रखा जाए और उसी के अकॉर्डिंगली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको किया जाएगा। तो बाय 2030 हिमाचल गवर्नमेंट जो है उन्होंने गोल सेट किया है। देन पेन्नायार रिवर डिस्प्यूट। तो पेन्नायार रिवर जो है
अब आप कह सकते हो कि साउथ की हमारी रिवर है कर्नाटका तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ से क्रॉस होकर निकलती है फाइनली, है ना। तो अब आप कहोगे कि कर्नाटका से लेकर तमिलनाडु में ये जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट का इशू है। एंड तमिलनाडु जो है वो ये चीज़ बोल रहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि कर्नाटका जो है उसको किसी भी तरीके से पानी को यूज़ करने ना दिया जाए। बट अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिवर वाटर्स के लिए डिस्प्यूट है ना, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑल्सो, वो क्या करेगा, संगठन करता है या बनाता है एक ऐसा ट्राइब्यूनल जो कि अब डिस्प्यूट रिलेटेड टू वाटर शेयरिंग स्टेट्स की उसको हैंडल करता है, ठीक है। तो इसी वजह से अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी तो दायर की, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी कैन नॉट लिसन टू दिस केस। तो उन्होंने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन दे दी है कि आप कॉन्स्टिट्यूट कीजिए इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को 1 महीने के अंदर अंदर, उसके बाद ये इशू जो है वहां पर ले जाया जा सकता है, जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है हमारे पास कि सेक्शन 5 जो है उसको इन्वोक किया गया है ताकि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 का उसको इन्वोक करके ये ट्राइब्यूनल को बनाया जाएगा, ठीक है। तो 2018 के अंदर भी एक तरह का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर गया था, जहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही बोला था कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रही है, कहां पे, पेरियार रिवर के ऊपर ही, एंड इस वजह से जो फ्लो ऑफ वाटर है नेचुरली जो तमिलनाडु के अंदर आता है वो रुक जाएगा, प्लस जो फ्लो ऑफ वाटर है दैट इज हमारी नेशनल धरोहर है वो, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए अब हमारा फ्री फॉल ऑफ वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने प्लस एक चीज और भी बोली थी कि 1892 का हमारा एक एग्रीमेंट है, 1892 ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा एक एग्रीमेंट है जो अभी भी चल रहा है, सिंस कोई प्रेसिडेंट्स हमारे पास या पुराना लॉ जो है इस पानी के शेयरिंग को लेकर कोई अभी चीज बताई नहीं गई है, हमें ट्राइब्यूनल ने नहीं डिसीजन दिया, बट प्रेसिडेंट्स अगर हम देखें तो ब्रिटिशर एरा टाइम का हमारे पास एक ये प्रॉपर लिखा हुआ है चीज जो कि अभी भी बाइंडिंग है, जिसके अकॉर्डिंगली कर्नाटका जो है उस वाटर को यूज नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे कर्नाटका एंड इवन तमिलनाडु एग्जिस्ट तो नहीं करते थे ना, बट जो आपस में रीजन जिस हिसाब से अब डिफाइन की गई होंगी बाउंड्रीज, उसी के अकॉर्डिंगली बोला गया कि ये रीजन जो है उसका पानी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु ही यूज कर सकता है एंड कर्नाटका को ये पानी यूज करने ना दिया जाए, ठीक है। ये आपकी न्यूज है। देन एक्टिविस्ट स्लैम एलोकेशन ऑफ रूरल जॉब स्कीम, तो यहां पर आपको कुछ नहीं पढ़ना इतना ज्यादा, बस आपको ये देखना है कि एक हमारे पास नरेगा है, ठीक है, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, एंड एक हमारे पास है वीबीजी रामजी। ये 2 एक्ट ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं, ठीक है। अब मनरेगा जो है उसको रिप्लेस करेगा वीबीजी रामजी, बट अब स्टेट्स की तरफ से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम नहीं चाहते मनरेगा को यहाँ पर रिप्लेस करना। उसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं, पहली चीज कि वीबीजी रामजी जो है वो सप्लाई ऑफ यू कैन से सर्विसेज के बेसिस पे है, ठीक है। इतना डेप्थ में वैसे आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बट बस इतना बेसिक सा डिफरेंस समझ लीजिए कि वीबीजी रामजी जो है 125 डेज की आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड मनरेगा जो आपको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड मनरेगा जो है उसके अंडर अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी बहुत सारी ऐसी पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग है, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को भी उन्होंने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मनरेगा के अंडर 100% जो फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती थी, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना नहीं पड़ता था। वेयर एज वीबीजी रामजी की जब हम बात कर रहे हैं वहां पे 60% पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 40% जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स खुद से बियर करेंगी। ये दोनों के बीच का फर्क है। तो अभी बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है, उसके अलावा और कुछ मत जानिए, ठीक है। देन एक्सटर्नल टीम इन्वॉल्व्ड इन पीएसएलवी प्रोव नेक्स्ट लॉन्च डेट इन जून, सेज मिनिस्टर। पीएसएलवी, ठीक है, हमारा एक लॉन्च व्हीकल है, पीएस जो कैटेगरीज है, ठीक है। तो अब वहां पे क्या है, इशू क्या आ रहा है पीएसएलवी को लेकर ना, अगर आप देखो ये हमारा EOS 9 सैटेलाइट का ना प्रोग्राम है, ये लास्ट ईयर आई गेस सितंबर में लॉन्च होना था, बट इसको डिले कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी पीएसएलवी जो है मैल फंक्शनिंग पे आ गया था। तो एक बार ये प्रोग्राम फेल हुआ, अब सितंबर के बाद इसको दिसंबर में यहाँ पर लॉन्च किया गया, फिर से फेल हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि इसके लिए प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च की गई है, एंड उसके अकॉर्डिंग यही पाया गया जो पीएसएलवी है ना, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, जिसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरह के फ्यूल यूज होते हैं, ठीक है। तो 3rd स्टेज में बस आप इतना देख लीजिए कि लिक्विड जो फ्यूल है उसको यूज किया जाना होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारे स्ट्रैप-ऑन्स होते हैं, जो बूस्टर जिसको आप बोल सकते हो, जिस वजह से बूस्ट या हाइट मिलती है हमारे लॉन्च व्हीकल को, वो प्रोसेस जो है फेल हो रही है। तो इस बार भी आप देखो कि हमारी इंडिया की जो सैटेलाइट अलॉन्ग विद दैट 16 ऐसी सैटेलाइट्स और थी जो कि अब डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कंपनीज की थी, जिसको यहाँ पर अब लॉन्च किया जाना था, बट वो भी प्रोग्राम अगेन फेल हो गया। तो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसरो जो है जिसने डेवलप किया है पीएसएलवी, उन्होंने बोला है कि हमारे पास ऐसी एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करती है, बट हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी आके इसको ठीक करे, ठीक है। प्लस अब पीएसएलवी को लेकर हमारा जो जून के अंदर है नेक्स्ट
जो हमारी फ्लाइट है जो कि जिससे हमें सामान पहुंचाना है स्पेस के अंदर, है ना, तो वो चीज़ के लिए अभी हमारे पास जल्दी से जल्दी काम हमें करना पड़ेगा ताकि हम उसको सक्सेसफुली लॉन्च कर पाएँ। देन अंडरग्राउंड रेल ट्रैक्स टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया का मैप जब आप देखोगे ना तो आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर दिखेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि 42 किलोमीटर्स का ये एरिया है, जिसका नैरोएस्ट पार्ट जो है आप लगा लीजिए 20 से 22 किलोमीटर का है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये इकलौता ऐसा रूट है जो कि इंडिया, मेन स्ट्रीम इंडिया, ठीक है, उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली प्रोवाइड करता है किसको, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। मतलब कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैंड के द्वारा जो कनेक्टिविटी है इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में, मेन स्ट्रीम इंडिया जो है एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारी 8 की 8, वो इन 42 किलोमीटर के चैनल, रोड चैनल के थ्रू ही कनेक्टेड है। तो हमें स्ट्रेटेजिकली अब चाइना को भी वहाँ पर बीट करना पड़ेगा एंड चाइना से रिलेटेड अगर कोई इंटरवेंशन होती है उसके लिए तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी। कोई और भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे खराब हैं, है ना, कुछ भी चीज़ ऐसे हो सकती है। म्यांमार के अंदर भी अगर आप देखो वहाँ से भी रूट निकालने की इंडिया ने कोशिश की थी डायरेक्टली, तो वहाँ पर म्यांमार के अंदर भी अभी मिलिट्री कू चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो इंडिया वांट्स कि हम खुद किसी तरीके से वहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो बनाकर रखें। तो अब सरकार ने बोला है कि हम वाया रोड तो यहाँ पर कनेक्टेड हैं ही, बट इन केस कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस तरीके से बनाना चाहेंगे कि हम अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम बेस को इस्टेब्लिश करते हैं। तो वेस्ट बंगाल से कनेक्टिविटी यहाँ पर हम देंगे एंड ये जो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, दो अंडरग्राउंड रेलवेज के थ्रू यहाँ पर मेंटेन की जा सकेगी, ठीक है। तो ये आपकी न्यूज़ कहती है। देन आयुष मिनिस्ट्री टू इनवाइट प्रपोजल्स फॉर आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स। तो आपका बजट के अंदर ना कल 3 ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा, AIIA, ठीक है, इनको प्रपोज किया गया था। तो इसीलिए वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है, उसका 10% बजट जो है इस साल इंक्रीमेंट भी देखने को मिला है। तो अब ये AIIA जो है ये क्या करेंगे, अब ये आयुर्वेदा की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे प्लस वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, मैंने बाकी लेक्चर्स में भी वैसे यही चीज़ बताई थी कि PGI जो है, जैसे PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट जो हमारे पास इस्टेब्लिश होते हैं, वहाँ पर आपका रिसर्च सेंटर जो है वो भी चलता है, प्लस मेडिकल की पढ़ाई भी हो रही होती है, प्लस साथ में ही वहाँ पर आपको क्या है पेशेंट्स को भी केटर करता है वो। इसी तरीके से AIIA को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा जहां पर हमारे पास आयुष, ठीक है, इन 5 कैटेगरीज के अंदर प्रमोशन की जाएगी या ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाई करवाई जाएगी, साथ के साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। अब ये आयुष किस लिए स्टैंड करता है, A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा, Y स्टैंड्स फॉर योगा, U स्टैंड्स फॉर यूनानी, S स्टैंड्स फॉर हमारा आप कह सकते हो S से सिद्धा एंड H स्टैंड्स फॉर हमारा होम्योपैथी, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों जो हैं ये 3 इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर टू बिगिन विद केटर करेंगे। तो इसीलिए आयुष मिनिस्ट्री ने क्या कहा है, स्टेट्स को बोला है कि हमें 3 यहाँ पर अलाउ किए गए हैं इस साल के बजट के अंदर टू बिगिन विद अगेन। तो ये 3 स्टेट्स के जो 3 स्टेट्स या 3 जगहों पे जहाँ ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने प्रपोजल्स हमें सबमिट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, ठीक है, इसको हम पहले ऑल इंडिया मेडिकल एंड हेमोपैथिक करके नाम था इसका, मेडिकल एंड होम्योपैथी, ये इस तरह के डिपार्टमेंट का इसका नाम था, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था इंस्टीट्यूट या जो होम्योपैथी का डिपार्टमेंट 1995 के अंदर। एंड उस टाइम पे इनका सिर्फ एक लिमिटेड सा दायरा हुआ करता था एंड ये दायरा सिर्फ इतना था कि सिर्फ और सिर्फ ये मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अब सिंस लोगों को इतना ज़्यादा आयुर्वेदा में तब इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि एलोपैथी जो कि नॉर्मल मेडिसिन है वो ज़्यादा प्रचलन में थी, बट सरकार चाहती थी अपना कल्चर को यहाँ पर प्रमोट करना, है ना, एंड कि हमारे पास जो भी कल्चरल टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास आयुष अगर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको प्रमोट करें। तो फाइनली सरकार ने क्या किया, साल 2005 के अंदर ये जो नाम है इसको चेंज करके डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष कर दिया। तो धीरे धीरे करके अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जब इसे बनाया गया तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ साथ इसके अंदर एजुकेशन प्लस रिसर्च दोनों को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो अब इसकी आप कह सकते हो फेमस होने के चांसेस ज़्यादा थे, पोटेंशियल सरकार ने ज़्यादा देखे, तो साल 2014 के अंदर इसे एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बना दिया गया। जब तक ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष था तब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम किया करती थी, बट अब ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री 2014 के अंदर बना दी गई,
ठीक है, ये इसका यहाँ पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। देन हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग PMI राइजेस टू 55.4 इन जनवरी। तो अब ये PMI क्या है, हमारा प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको 0 से मेजॉरिटी वाइज 100 तक वैसे डेटा प्रोवाइड करता है, अब जिसका मिड पॉइंट है 50। ठीक है, तो अब ये इंडेक्स आपको बेसिकली काम क्या करता है कि 0 से 50 के बीच में अगर आपकी इंडस्ट्री है, लाई करती है, जो भी जिस भी अकॉर्डिंगली सर्वे कंडक्ट किया जाता है, तो मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो नेगेटिव में जा रही है। मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्शंस हैं, मर्चेंडाइज जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी स्लो डाउन हो रही है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है, मतलब आपकी GDP भी धीरे धीरे करके कम जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपकी इंडस्ट्री जो है 50 से 100 के बीच में है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है, बट अगर क्लोज टू 50 वो आता है मतलब धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर रही है। ठीक है, अगर 50 से थोड़ा जितना भी ऊपर रहेगा मतलब उतना ही आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्लोज टू 100 अकॉर्डिंगली। तो इसी वजह से अब ये जो आप कह सकते हो दिसंबर के अंदर जो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा लो जाने लग गया। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मली इंडिया के अंदर इतनी डिमांड थी नहीं, प्लस हमारे पास बाकी मार्केट्स का एक्सेस इतना था नहीं, क्योंकि यूएसए इंडिया के लिए सबसे बड़ी मार्केट थी। एंड उसके ऊपर भी आप देखोगे मर्चेंडाइज के केस में, एंड यूरोपियन यूनियन का भी इतना ज़्यादा मार्केट अभी खुला नहीं था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिंस अभी हुआ है ना, एंड वो भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि 27 जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, उनके हर एक कंट्री के पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना जरूरी है, तो ये पूरा साल लग जाएगा। ठीक है, वो बात अब आप अलग से छोड़ दीजिए। तो अब 50 से ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए थे 25%, तो हमारी मार्केट जो है वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट अगर यूएसए के अंदर जा रहा था तो वो महंगा हो रहा था, तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, तो हमारी जो मर्चेंडाइज इंडस्ट्री है वो गिरनी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे करके इंडिया ने रिकवरी करनी शुरू की है। क्यों? क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए। तो अब वो 55 तक पहुंच गया था, लोएस्ट पे पहुंच चुका था अभी तक, कब? दिसंबर 2025 के अंदर। अब जनवरी के अंदर आप देखो पहले महीने में ही थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है, दैट इज 55.4। ठीक है, ये आपको न्यूज़ ये चीज़ कहती है। देन गाजा का क्रूशल रफा क्रॉसिंग जो है टू इजिप्ट रीओपन्स विद लिमिट्स। तो आपको यहाँ पर बस पता होना चाहिए कि जो रफा क्रॉसिंग है वो कहाँ पर है, इजिप्ट का एंड गाजा का एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे जिसको खोला गया है अभी लिमिटेशंस के लिए, वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसे खोला गया है। तो बस मैं आपको मैप दिखाना चाह रही थी कि आप इस मैप की तरफ देखिए अभी। ठीक है, दिस इज योर गाजा स्ट्रिप, ये आपका इजराइल आ जाता है। ठीक है, एंड ये वाला जो रीजन है गाजा स्ट्रिप वाला रीजन जो है, ये अभी पैलेस्टीन को दिया गया है। ठीक है, पैलेस्टीन को दे दिया गया है क्योंकि पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर वो यहीं पर है, एंड दिस इज योर मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो अब ये इजिप्ट आ गया आपके पास। तो ये जो रफा सिटी है, यहाँ पर ही हमारे पास रफा कॉरिडोर है। ठीक है, एंड ये जो आपको रेड कलर का ये इतना बड़ा लाइन सी मार्क करके दिखाई जा रही है, ये क्या है? फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। नाम लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ठीक है, अब ये जो कॉरिडोर है ये अब इकलौता ऐसा कॉरिडोर है जो कि इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप को कनेक्ट करता है बाय लैंड। अदरवाइज आप देखोगे कि गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी किससे घिरी हुई है? इजराइल से या तो घिरी हुई है या मेडिटेरेनियन से यहाँ पर उसका बॉर्डर लग रहा है, बट ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे इजिप्ट से कनेक्टिविटी इसको मिल रही है, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या बाउंड्री जो है इसको यहाँ पर टच कर रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका बता दूँ, तो अब यहाँ पर आप एक और मैप देख रहे होगे। ठीक है, दिस इज योर गाजा स्ट्रिप, एंड अब आप बोलोगे कि हम इस पे तो यहाँ पर इजिप्ट देख रहे हैं, यहाँ पर तो सिनाई पेनिनसुला लिखा हुआ है, यहाँ पर तो इजिप्ट इतना है, एंड यहाँ पर हमारे पास गाजा स्ट्रिप है, तो ये कैसे हो गया? तो जो ये सिनाई पेनिनसुला है ना, ये सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में है। पहले इजिप्ट के पास था, बट आप देखोगे कि 1976 के आसपास से लेकर 1982 तक मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ये जो रीजन है सिनाई पेनिनसुला का, ये इजराइल के कंट्रोल में था। तो जियोपॉलिटिकली हम इंपॉर्टेंस किसी चीज़ की जब देखते हैं ना, वैसे होता है, क्योंकि अब आप खुद देखो ये आपकी रेड सी है और ये मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज योर अफ्रीका एंड दिस इज योर एशिया। ठीक है, तो आपका एशिया से जो कनेक्टिविटी वाया रोड इजिप्ट को या इवन अफ्रीका तक है वो सिनाई पेनिनसुला के थ्रू होकर जा रही है। प्लस अगर आपको ट्रेड या वाया आप कह सकते हो ट्रेड रूट्स के लिए आप देखोगे तो आपका रेड सी की कनेक्टिविटी मेडिटेरेनियन सी से सिनाई पेनिनसुला के थ्रू ही हो सकती है। तो ये स्ट्रेटेजिकली या जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी जगहें भी हैं जहाँ से तस्करी भी आसानी से की जा सकती है। तो इजराइल ने काफ़ी हद तक जो सिनाई पेनिनसुला है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपने कंट्रोल में रखा था। तो फाइनली अब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ 1979 इजिप्ट और इजराइल के बीच में एक पीस ट्रीटी होती है। इस पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ये रफा बॉर्डर जो है, रफा क्रॉसिंग जो है, इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एक ये एक्सटेंडेड कॉरिडोर जिसको हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं वो बनाया जाता है। प्लस जो सिनाई पेनिनसुला है ये भी अब वापस से इजिप्ट को दे दिया जाता है अंडर दिस 1979 की पीस ट्रीटी। ठीक है, तो अब 1982 के अंदर फाइनली
इसराइल जो है वो सिनाई पेनिनसुला से पूरा का पूरा रिग्रेस कर जाता है, रिग्रेस कर जाता है, उनकी आर्मी चली जाती है, धीरे धीरे करके चार्ज देते हैं ना, तो वो अब जो टाइम पीरियड है तब खत्म हो जाता है। एंड इनिशियली जो हमारे पास फिलाडेल्फी कॉरिडोर या रफा कॉरिडोर जो है, या रफा क्रॉसिंग जो है, इसके अंदर भी इसराइल की आर्मी और इजिप्ट की आर्मी इंडिविजुअली काम कर रही थी। धीरे धीरे करके उन्होंने भी रिसीड करना यहाँ पर शुरू किया। तो अब ये सोलली ऐसी जगह है जहाँ पर पैलेस्टीन और इवन इजिप्ट जो है, दोनों की गवर्नमेंट तो पैलेस्टीन के अंदर नहीं है, बट इजिप्ट एंड पैलेस्टीनियंस का इस रीजन के अंदर कंट्रोल है। ठीक है, ये आपकी न्यूज़ कह रही थी। तो आज की ये लास्ट न्यूज़ थी। ठीक है, तो इन केस इफ़ यू वांट टू परचेज योर डोमेन स्पेसिफिक बुक्स जिसमें आपके PYQ सॉल्व आपको NCERT की लैंग्वेज में दिए गए हैं, कौन सी हैं ये? बायोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी। तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज www.cpclasses.com, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पर बुक परचेज करने में हेल्प कर देंगे। ठीक है, जैसे भी आपका इशू है वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा इन दैट सिचुएशन। अगर आपको कोई भी वैसे डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।